कुछ लड़कियों की किस्मत में बचपन नहीं लिखा होता, सिर्फ जिम्मेदारियां लिखी होती हैं। चंचल भी ऐसे ही एक लड़की थी। उसकी आंखों में हजारों सपने थे, मगर उन सपनों पर गरीबी, ताने और मजबूरियों की धूल जमी हुई थी। जिस उम्र में लड़कियां अपने पिता की उंगली पकड़कर दुनिया देखती हैं, उस उम्र में चंचल अपने नशे में डूबे पिता को संभालती फिर रही थी। उसका घर एक ऐसा मकान था जहां रातें सन्नाटे में रोती थी और दिन संघर्ष की आग में जलते थे। पिता को उसकी परवाह नहीं थी, उन्हें बस अपनी शराब की नशे की दुनिया से मतलब था। लेकिन कहते हैं ना, जिन बच्चों को अपनों का प्यार नहीं मिलता, भगवान उनके अंदर एक ऐसी ताकत भर देता है जो उन्हें साधारण लोगों से अलग बना देती है। चंचल के भीतर भी वही अनोखी ताकत थी। वो पढ़ाई करती थी, घर संभालती थी, लोगों के ताने सहती थी, फिर भी चेहरे पर हार की एक लकीर तक नहीं आने देती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह दुनिया से कह रही हो कि एक दिन वह अपनी किस्मत खुद लिखेगी। मगर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी पर किसी और की नजरें भी टिक चुकी है। शहर का सबसे अमीर रसूखदार आदमी नितेश पहली बार जब चंचल को देखकर गुजरा था, तो कुछ पल के लिए उसके कदम ठहर गए थे। वह खूबसूरती का दीवाना नहीं था। उसने खूबसूरत चेहरे बहुत देखे थे, लेकिन चंचल में कुछ ऐसा था जो बाकी लड़कियों में बिल्कुल अलग था। उसकी खामोशी, उसका स्वाभिमान, उसकी आंखों में छिपे अनगिनत दर्द ने नितेश को बेचैन कर दिया था। वह उसे पाना चाहता था, लेकिन मोहब्बत के लिए या किसी और वजह से, ये बात शायद खुद नितेश भी नहीं जानता था। धीरे धीरे उसकी नजरें चंचल का पीछा करने लगी। वह कब घर से निकलती है, कब लौटती है, किससे बात करती है। नितेश सब जानने लगा था, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि चंचल को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। लेकिन किस्मत के खेल हमेशा खामोशी से शुरू होते हैं। जिस रात चंचल ने अपने घर के बाहर अंधेरे में खड़ी एक काली गाड़ी को देखा था, उसी रात उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था जिसके बाद ना वो पहले जैसी रहने वाली थी और ना ही उसकी दुनिया, क्योंकि उस गाड़ी में बैठा आदमी सिर्फ उसे देख नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ वो करने वाला था जिसका वो खुद भी नहीं सोच पाया था। मेरे पापा को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक हफ्ते में पैसे वापस कर दूंगी, वो बोली तो नितेश के इशारे पर उसका शराबी पिता प्रेमराज को छोड़ दिया गया। नितेश सिगरेट का गहरा कस लेकर उसके सामने आया और धुआं उसके मुंह पर छोड़ दिया। जानती हो ना, पैसे वापस नहीं मिले तो तुम्हारे पापा की जगह तुम्हें सजा मिलेगी। नितेश की बात पर वह हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोली, मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे। उस पर नितेश सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारी सजा कुछ और होगी। उसकी गहरी नजरें उसके चेहरे को देख रही थी, फिर वो मुड़ गया। वह अपने शराबी पिता को लेकर वहां से चली गई। तभी नितेश ने अपने खास आदमी उपांशु को इशारा किया, इस लड़की पर नजर रखो और चाहे जितनी कोशिश करे, उसके पास पैसों का इंतजाम नहीं होना चाहिए। मुझे ये लड़की चाहिए। नितेश साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ। प्रेमराज डर के मारे कांपते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रहा था। उसके सामने लकड़ी की भारी मेज के पीछे नितेश आराम से कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में सिगरेट थी और धुआं ऊपर उठ रहा था। उसकी गहरी आंखें प्रेमराज के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने एक कस लिया और धीरे से धुआं प्रेमराज के चेहरे पर छोड़ा, जिससे उसे खांसी होने लगी। गलती, नितेश की आवाज धीमी लेकिन कड़वी थी। प्रेमराज, तुम मेरे घर में 10 साल से काम कर रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेरे घर से सुई भी गायब हो जाए तो उसका हिसाब खून से लिया जाता है, और तुमने तो लाखों रुपए चुरा लिए। प्रेमराज बोला, ये मेरी मजबूरी थी साहब, मुझ पर बहुत कर्ज था, तो वे लोग मुझे मारने वाले थे। वह उसके पैर छूने लगा, लेकिन नितेश ने पैर पीछे खींच लिया। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और गार्ड एक लड़की को अंदर ले आए, जो बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। ये चंचल थी। उसके सिर से दुपट्टा सरक गया था, चेहरा बारिश और आंसुओं से भीग गया था, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत थी। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। पापा, वह चिल्लाई और भागकर प्रेमराज के पास पहुंची। नितेश ने पहली बार कुर्सी छोड़ी और सीधा बैठ गया। उसकी नजर चंचल पर पड़ी, जो अपने पिता के सामने ढाल बनकर खड़ी थी। तो तुम हो इसकी बड़ी बेटी चंचल, उसने कहा। सुना है तुम फोन ऑपरेटर हो, समझदार हो, लेकिन तुम्हारा पिता बहुत गलत निकला। चंचल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे पापा को छोड़ दीजिए नितेश साहब, जो भी उन्होंने किया है उसकी भरपाई मैं करूंगी। नितेश मुस्कुराया और उसके पास आ गया। बारिश से भीगी चंचल की खुशबू और सिगरेट की गंध हवा में मिल रही थी। भरपाई, उसने कहा, तुम्हारे पिता ने 1,16,000 रुपए चुराए हैं।
क्या तुम्हें पता है इतनी रकम जुटाने में कितना समय लगता है? चंचल ने हिम्मत करके कहा, मुझे पता है ये बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं वादा करती हूँ 1 हफ्ते में पैसे लौटा दूंगी। बस मेरे पापा को छोड़ दीजिए। उनकी हालत देखिए। नितेश ने प्रेमराज की तरफ देखा, जो बेहोशी की हालत में पड़ा था। फिर चंचल की आंखों में देखा। 1 हफ्ता, उसने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ। उसने गार्ड को इशारा किया। प्रेमराज को छोड़ दिया गया। प्रेमराज लड़खड़ाते हुए उठा और चंचल ने उसे संभाला। नितेश ने सिगरेट का आखिरी कस लिया और उसके सामने आकर धुआं उसके चेहरे पर छोड़ा। चंचल की आंखों में जलन हुई, लेकिन उसने आंख नहीं झपकाई। याद रखना, अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं मिले तो तुम्हें सजा मिलेगी। मैं कोई दान संस्था नहीं चलाता। चंचल मुस्कुराई और बोली, मुझे पता है तुम मुझे मार दोगे। नितेश ने सिर हिलाया, नहीं, तुम्हारी सजा कुछ और होगी। मौत बहुत आसान है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। चंचल ने उसकी आंखों में गलत इरादे देख लिया और कांप गई। वह अपने पिता को लेकर बाहर चली गई। नितेश खिड़की के पास खड़ा उसे बारिश में जाता देख रहा था। थोड़ी देर के बाद उपांशु अंदर आया और बोला, क्या आपको लगता है वो पैसे जुटा पाएगी? नितेश मुस्कुराया, नहीं, और मैं चाहता भी यही हूँ। फिर बोला, इस पर नजर रखो, इसके सारे रास्ते बंद कर दो। इसे पैसे नहीं मिलने चाहिए, मुझे ये लड़की चाहिए। बिजली चमकी और उसके चेहरे पर जुनून साफ दिख रहा था। उसने मेज से चंचल का गिरा हुआ रुमाल उठाया, सूंघा और जेब में रख लिया। खेल अब शुरू हुआ है। शाम को चंचल के छोटे से घर में घुटन भरी गर्मी थी। पंखा भी गर्म हवा दे रहा था। वह रसोई में बैठी आटे का डिब्बा देख रही थी, जो लगभग खाली था। सामने उसकी 3 छोटी बहनें हेमा, निर्मता, रंजीता एक चारपाई पर सो रही थी। उन्हें देखकर उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसका पिता प्रेमराज एक कोने में पड़ा खर्राटे ले रहा था। चंचल ने धीरे से कहा, 15 लाख। ये रकम उसके लिए पहाड़ जैसी थी, लेकिन उसे कुछ भी करके पैसे जुटाने थे। अगले दिन वह ऑफिस में बैठी थी, फोन पर काम कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तभी उसकी सहकर्मी रिधि आई और बोली, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? चंचल ने पूछा, क्या कंपनी एडवांस सैलरी या लोन दे सकती है? रिधि ने कहा, मैनेजर बहुत सख्त है, पिछली बार लिपि को भी मना कर दिया था। तभी चंचल की नजर बाहर खड़ी काली गाड़ी पर पड़ी। उसे लगा उसमें नितेश बैठा है। दूसरी तरफ नितेश गाड़ी में बैठा उसे देख ही रहा था। उसने उपांशु से कहा, देखो वह कहाँ जा रही है। थोड़ी देर के बाद उपांशु ने बताया, बैंक में अपने रिश्तेदार से मदद मांगने गई थी, लेकिन हमने पहले ही बात कर ली थी, उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। नितेश के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। अच्छी बात है, उसे लगना चाहिए कि दुनिया के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तभी वो उसी रास्ते पर चलता है जो उसे दिखाया जाता है। नितेश के चेहरे पर एक ठंडी और चालाक मुस्कान थी। चंचल बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी। बारिश के बाद की ठंडी नमी हवा में थी। वह थक चुकी थी, टूट चुकी थी। आज उसने 5 जगहों पर जाकर पैसे मांगे थे, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हर मदद से दूर कर रही है। तभी एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। शीशा धीरे से नीचे हुआ और नितेश का आकर्षक लेकिन घमंडी चेहरा सामने आया। तीसरा दिन खत्म हो रहा है, मिस चंचल। नितेश की आवाज रात की खामोशी में गूंजी। पैसे का इंतजाम कितना हुआ? चंचल ने अपने हाथ कस लिए और बोली, अभी समय बाकी है नितेश साहब, मैंने आपसे 1 हफ्ता मांगा है। नितेश गाड़ी से उतरा, उसके पास आकर खड़ा हो गया। वह इतना लंबा था कि चंचल को ऊपर देखकर बात करनी पड़ी। उसके महंगे इत्र की खुशबू चंचल को परेशान करने लगी। तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी, उसने उसके करीब झुककर कहा, लेकिन हिम्मत से पेट नहीं भरता और खर्च भी नहीं चलता। तुम यहाँ बस का इंतजार कर रही हो, जबकि तुम्हारे घर में शायद आज खाना भी नहीं बना होगा। चंचल की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने कहा, आपको मेरे घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहनों को भूखा नहीं सोने दूंगी। नितेश हंस पड़ा और बोला, क्या सच में तुम एक फोन ऑपरेटर हो? चंचल, 16 लाख तुम्हारी कई सालों की कमाई है। तुम किस दुनिया में जी रही हो? चंचल ने गुस्से में कहा, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करती हूँ। आप जैसे लोगों की तरह दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाती। ये सुनकर नितेश का चेहरा सख्त हो गया। उसने चंचल का हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे पापा को पुलिस के हवाले कर दूं और तुम्हारा घर बिकवा दूं। चंचल ने बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कर दीजिए, जेल जाना इस अपमान से बेहतर है जो आप रोज मुझे दिखाते हैं। नितेश ने उसे छोड़ दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी सोच थी। वह इस लड़की को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत उसे प्रभावित कर रही थी। 4 दिन बाकी है, उसने गाड़ी में बैठते हुए कहा।
देखते हैं तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हें कहाँ तक ले जाता है। गाड़ी तेजी से चली गई और पीछे धूल और चंचल की चुप आंसुओं को छोड़ गई। चंचल जब घर पहुंची तो देखा कि हेमा तेज बुखार में जल रही थी। नम्रता रोते हुए बोली, दीदी हेमा बहुत बीमार है और पापा भी होश में नहीं है, हम क्या करें। चंचल के पास दवा के पैसे भी नहीं बचे थे। उसने पर्स देखा तो सिर्फ 200 रुपए थे। उसे नितेश की बात याद आ गई, शायद आज तुम्हारे घर में खाना भी नहीं बना होगा। उसने आसमान की ओर देखा और भगवान से पूछा, मैं क्या करूं? एक तरफ पापा की गलती और दूसरी तरफ मेरी बहनों की जिंदगी। तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। चंचल ने खिड़की से देखा, वही काली गाड़ी थी। नितेश बाहर नहीं आया, लेकिन उसका आदमी उपांशु हाथ में एक बड़ा थैला लेकर अंदर आ गया और बोला, ये साहब ने भेजा है, इसमें खाना और हेमा के लिए दवाई है। चंचल ने गुस्से में कहा, इसे वापस ले जाओ, हमें इसकी मदद नहीं चाहिए। उपांशु रुका और बोला, साहब ने कहा था अगर आप मना करें तो बता दूं, ये मदद नहीं बल्कि आपके पापा के कर्ज में और जुड़ जाएगा। वह चला गया और चंचल वहीं खड़ी रह गई। नितेश उसे एक ऐसे जाल में फंसा रहा था जहां से निकलने का रास्ता उस तक जाता था। उसने अपनी तड़पती बहनों को देखा और फिर दवाई वाले थैले को। उसका स्वाभिमान हार रहा था और उसका प्यार जीत रहा था। उसने दवाई उठा ली। दूर खड़ी गाड़ी में बैठे नितेश ने सिगरेट का कस लिया और मुस्कुराया। पहला कदम चंचल, तुमने मेरा दिया हुआ खाना खा लिया, अब तुम दूर नहीं जा सकोगी। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। 7 दिन गुजर गए और आज का दिन चंचल के लिए बहुत भारी था। पिछले 6 दिन से वो पागलों की तरह शहर में दौड़ रही थी। उसने अपनी बचत खत्म कर दी, अपनी माँ की बची हुई सोने की बालियां बेच दी और ऑफिस में भी पैसे मांगने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 16 लाख की रकम अब भी दूर थी। नितेश के बनाए जाल इतने मजबूत थे कि वह जहां भी मदद मांगती वहां पहले ही मना हो जाता। वह अपने घर के आंगन में बैठकर आसमान देख रही थी। उसका पिता प्रेमराज अब थोड़ा होश में था, लेकिन शर्म के कारण उसने नजरें नहीं मिला पा रहा था। प्रेमराज बोला, बेटी मुझे पुलिस के हवाले कर दे, मेरी वजह से तू बदनाम हो रही है। चंचल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं पापा, मैं आपको इस उम्र में जेल नहीं जाने दूंगी। मैं नितेश के पास जा रही हूँ, शायद कोई रास्ता निकले। उसने खुद को दिलासा दिया। नितेश की कपड़ा मिल शहर की सबसे बड़ी मिलों में से थी। मशीनों की आवाज दूर तक सुनाई देती थी, लेकिन उसके दफ्तर में पूरी शांति थी। वह अपनी बड़ी कांच की मेज पर बैठा डिजाइन देख रहा था। उसे पता था कि आज शिकार खुद आएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसका सेक्रेटरी अंदर आया और बोला, सर, एक लड़की आई है, नाम चंचल है। नितेश ने घड़ी देखी और कहा, उसे अंदर भेजो। चंचल अंदर आई तो उसका दिल घबरा गया। ये दफ्तर उसके पूरे घर से भी बड़ा था। दीवारों पर सुंदर चित्र लगे थे। सामने नितेश बैठा था। चंचल के कपड़े साधारण थे, बाल बिखरे थे और चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसके अंदर अब भी हिम्मत थी। नितेश ने इशारे से उसे बैठने को कहा, लेकिन वह खड़ी रही और मेज पर एक छोटा सा लिफाफा रख दिया। उसमें कुछ पैसे हैं, ये मैंने अपनी माँ की निशानी बेचकर अपनी कमाई से जुटाए हैं, बाकी के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। नितेश ने लिफाफा छुआ तक नहीं और बोला, मैंने 16 लाख मांगे थे और तुम ये छोटी रकम लेकर आई हो। चंचल ने कहा, मैं मेहनत करूंगी, 2 नौकरियां कर लूंगी, आपका हर पैसा चुका दूंगी। नितेश उठकर उसके पास आया और बोला, तुम्हारी 2 नौकरियां भी तुम्हें 16 लाख नहीं दे सकती। तुम्हारे पापा ने बड़ा अपराध किया है, मैं चाहूं तो अभी पुलिस बुला सकता हूँ। चंचल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ऐसा मत कीजिए, मेरी बहनें टूट जाएंगी। फिर उसने हाथ जोड़ दिया। नितेश ने थोड़ी नरमी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक रास्ता देता हूँ। मुझे अपनी मील के लिए एक भरोसेमंद निजी सहायक चाहिए जिस पर मेरा पूरा नियंत्रण हो। तुम कल से यहाँ काम करोगी। चंचल चौंक गई और बोली, लेकिन मैं तो फोन ऑपरेटर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। नितेश बोला, ये सिखाना मेरा काम है। उसने फाइल दिखाते हुए कहा, तुम्हारी तनख्वाह अच्छी होगी, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा कर चुकाने में जाएगा। तुम तब तक यहाँ काम करोगी जब तक आखिरी पैसा नहीं चुकता हो जाता। चंचल को इस सौदे की गहराई समझ नहीं आई। उसने पूछा, सिर्फ काम? नितेश मुस्कुराया और बोला, हाँ सिर्फ काम, लेकिन तुम्हें हर समय मेरे आदेश मानने होंगे। अगर मैं कहूँ रात में भी काम करना है तो करना होगा। बताओ, मंजूर है? चंचल ने गहरी सांस ली। उसे पता था ये एक सुनहरा पिंजरा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने धीमे से कहा, मंजूर है। नितेश ने कागज को आगे बढ़ाया और कहा कि इस पर साइन करो। चंचल ने कांपते हाथों से साइन कर दिए। उसे लगा जैसे उसने अपनी आजादी नितेश के नाम कर दी हो। नितेश ने कागज वापस लेकर दराज में रख दिया। कल सुबह 9 बजे तुम्हें यहाँ होना है, और हाँ,
ये वापस ले जाओ, अपनी बहनों के लिए अच्छा खाना ले जाना और अपने पापा के लिए दवाइयाँ भी। मैं नहीं चाहता कि मेरी असिस्टेंट परेशान हालत में दफ्तर आए। चंचल ने लिफाफा उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह उन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। वह मुड़ी और तेजी से बाहर निकल गई। नितेश खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और नीचे सड़क पर चंचल को जाते हुए देखने लगा। उसकी चाल पहले जैसी तेज नहीं थी, लेकिन उसका सिर अब भी ऊंचा था। तुमने सोचा होगा चंचल कि तुमने कर्ज की जंजीर पहनी है, नितेश ने शीशे पर जमी धुंध साफ करते हुए धीरे से कहा। लेकिन सच ये है कि तुमने मेरे दिल तक आने का रास्ता खोल दिया है। अब तुम हर समय मेरे सामने रहोगी और मैं देखूंगा कि तुम कब तक मुझसे नफरत करती हो। कमरे में चल रही ठंडी हवा भी उसके अंदर की गर्मी को कम नहीं कर पा रही थी। उसी रात नितेश का बड़ा घर रोशनी से चमक रहा था। बगीचे में सफेद और सुंदर पर्दे लगे थे और चारों तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। ये नितेश की सौतेली माँ अंबिका का योजना था। उसने अपने बेटे गौतम और बेटी नील के लिए लोगों से मेलजोल बढ़ाने के लिए एक छोटी पार्टी रखी गई थी। चंचल वहां मेहमान बनकर नहीं, बल्कि नितेश के कहने पर आई थी। उसे कुछ जरूरी फाइलों पर विकास शर्मा जी के हस्ताक्षर करवाने थे, जो घर पर ही मौजूद थे। चंचल ने हल्के गुलाबी रंग का साधारण सूती सलवार सूट पहन रखा था। बाल ठीक से कंधे पर थे और हाथों में फाइल का बैग था। जब वो उस बड़े और शानदार घर के दरवाजे पर पहुंची, तो उसे अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वहां मौजूद हर वक्त महंगे कपड़े और गहनों में सजा हुआ था। तभी एक कड़क आवाज आई, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? ये अंबिका थी, जिसके चेहरे पर भारी मेकअप था और नजरों में साफ घमंड दिख रहा था। चंचल ने सिर झुकाकर कहा, मैं नितेश सर की असिस्टेंट हूँ। कुछ फाइलों पर विकास शर्मा के साइन करवाने आई हूँ। अंबिका ने उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और बोली, तुम वही हो जिसे नितेश ने अपनी मील में काम पर रखा हुआ है। सुना है तुम्हारे पापा ने चोरी की थी, इसलिए तुम्हें यहाँ काम करना पड़ रहा है। चंचल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, मेरे पापा एक अच्छे इंसान हैं और मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। अंबिका पास आकर बोली, तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। नितेश को तुम पर दया आ गई होगी, लेकिन मुझे नहीं। याद रखना, इस घर में रहना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तभी पार्टी शुरू हो गई, लेकिन नितेश अभी तक नहीं आया था। अंबिका ने अपने बेटे गौतमी को इशारा किया और धीरे से बोली, ये लड़की नितेश के बहुत करीब आ रही है। इसे सबक सिखाना होगा, नहीं तो ये आगे चलकर हमारे हिस्से पर भी नजर डाल सकती है। गौतमी मुस्कुराया और बोला, आप चिंता मत करो, अभी इसका तमाशा बनाते हैं। चंचल एक मेज के पास खड़ी विकास शर्मा का इंतजार कर रही थी। तभी अंबिका ने चुपके से अपना हीरे का कंगन मेज पर रखा और फिर उसे नीचे गिरा दिया और जोर से चिल्लाई, मेरा कंगन कहाँ गया? अभी तो यहीं था। सब लोग इकट्ठा हो गए। अंबिका ने सीधे चंचल की तरफ देखा और बोली, तुम यहीं खड़ी थी? अपना बैग दिखाओ। चंचल हैरान रह गई और बोली, मैंने कुछ नहीं लिया। तभी नील आगे बढ़ा, उसके हाथ से बैग छीनने लगा। बैग गिरा और फाइल नीचे फैल गई। उन्हीं के बीच कंगन भी गिर गया। सब लोग चंचल को घूरने लगे। अंबिका बोली, देखा, चोरी करने वाले की बेटी भी चोरी करती है, पुलिस को बुलाओ। चंचल रोने लगी और बोली, मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं पता ये कैसे आया। तभी एक तेज आवाज आई, पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। सब चुप हो गए। नितेश वहां आ गया था। उसने कंगन देखा और फिर चंचल की तरफ देखा। अंबिका बोली, देखो इस लड़की ने क्या किया। लेकिन नितेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने फोन से कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाई। कुछ ही पल में वीडियो सामने आ गया, जिसमें साफ दिख रहा था कि अंबिका ने खुद कंगन गिराया था। सब लोग चुप हो गए। नितेश ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा, कंगन गिरा नहीं था, गिराया गया था। उसने चंचल की तरफ देखकर कहा, तुम सिर्फ मेरी कर्मचारी नहीं हो, बल्कि मेरे दफ्तर की पहचान हो। तुम्हारे ऊपर आरोप लगाना मेरे ऊपर सवाल उठाने जैसा ही है। फिर उसने अंबिका की तरफ देखा और कहा, ये घर मेरे पिता का है और यहाँ के फैसले मैं करता हूँ। अगर दोबारा चंचल का अपमान हुआ तो मैं रिश्ते भूल जाऊंगा। विकास शर्मा भी आ गए और बोले, तुम एक लड़की के लिए अपनी माँ का अपमान कर रहे हो? नितेश बोला, मैं अपमान नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। फिर उसने चंचल की फाइल उठाकर उसे दी और कहा, चलो, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। चंचल को यकीन नहीं हो रहा था, नितेश आज उसके लिए खड़ा हो गया है। वह गाड़ी में बैठी और चुपचाप रोती रही। नितेश ने कहा, रोना बंद करो, मैंने तुम्हारी मदद कोई एहसान करने के लिए नहीं की है, मैं सिर्फ घर का झगड़ा खत्म करना चाहता था। चंचल ने आंसू पोंछे और कहा, फिर भी धन्यवाद, आप चुप रह सकते थे। नितेश बोला, मैंने तुम्हें कर्ज के बदले रखा है और जब तक कर्ज खत्म नहीं होता तुम मेरी जिम्मेदारी हो। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी नहीं।
चंचल को लगा नितेश के अंदर कुछ और भी है जो उसे समझ नहीं आ रहा। उसने पूछा, आपने अपनी माँ से ऐसा क्यों कहा? नितेश ने स्टेयरिंग कसकर पकड़ा और बोला, वो मेरी असली माँ नहीं है। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़ गई थी। इस घर में कोई किसी का नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसा और ताकत मायने रखते हैं। चंचल चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये बड़ा घर अंदर से खाली है। गाड़ी उसके छोटे घर के सामने रुकी। उतरते समय चंचल ने कहा, आपने आज मेरी इज्जत बचाई। मैं इसे नहीं भूलूंगी। नितेश ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप देखता रहा। चंचल के जाने के बाद उसने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, मुझे धन्यवाद मत कहो चंचल, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ या तुम्हें अपनी दुनिया में कैद कर रहा हूँ। रात के 2 बजे अस्पताल में चंचल बहुत परेशान थी। उसकी छोटी बहन हेमा को अचानक गंभीर पेट का संक्रमण हो गया था और डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन की बात कह दी थी, जिसके लिए बहुत पैसे चाहिए थे। चंचल अस्पताल के फर्श पर बैठी रो रही थी, क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। तभी उसे अपने कंधे पर एक मजबूत हाथ महसूस हुआ। उसने ऊपर देखा तो सामने नितेश खड़ा था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी। हेमा कैसी है? नितेश ने धीरे से पूछा। वह ठीक नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं। अगर अभी इलाज शुरू नहीं हुआ तो चंचल की आवाज रोने में टूट गई। नितेश साहब, मैं अब आपसे और पैसे नहीं मांग सकती, लेकिन मेरी बहन की जान का सवाल है। नितेश ने उसे आगे बोलने ही नहीं दिया। मैंने सारा खर्च दे दिया है चंचल। सबसे अच्छे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। उसे कुछ नहीं होगा। चंचल हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ आपकी कर्जदार कर्मचारी हूँ। नितेश ने गहरी सांस ली और उसके पास बेंच पर बैठ गया। तुम्हें लगता है मैं सिर्फ एक कठोर व्यापारी हूँ ना? उसने सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देखते हुए कहा, जब मैं छोटा था मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मैं इस घर में एक अतिरिक्त इंसान बनकर रह गया। किसी ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ। सबको सिर्फ मेरी सफलता से मतलब था। उसने चंचल की आंखों में देखा, जहां अब आंसुओं की जगह हैरानी थी। मैंने तुम्हें अपनी बहनों के लिए तड़पते देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। काश मेरे लिए भी कोई ऐसे ही खड़ा होता। मैं कठोर नहीं चंचल, मैं बस एक ऐसा इंसान हूँ जो भावनाओं से डरता है, क्योंकि मुझे अपनों से ही चोट मिली है। चंचल को पहली बार नितेश के महंगे कपड़ों के पीछे छिपा एक अकेला बच्चा दिखा। उसने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप अकेले नहीं हैं नितेश साहब, आपके अंदर एक अच्छा इंसान है। नितेश ने उसका हाथ नहीं हटाया। उस पल अस्पताल के शांत गलियारे में 2 अजनबी एक दूसरे के दर्द को समझ रहे थे और बिना बोले उनके बीच एक रिश्ता बनने लगा। 2 हफ्ते के बाद हेमा ठीक होकर घर आ गई और चंचल और नितेश के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। नितेश अब अक्सर उसके लिए दफ्तर में खाना मंगवाता और उसे घर छोड़ने भी जाता, लेकिन ये नजदीकी अंबिका और गौतमी को पसंद नहीं आ रही थी। गौतमी ने एक चाल चली। उसने चंचल के पिता प्रेमराज को एक सस्ते होटल में बुलवा लिया और उसे खूब शराब पिलाई। फिर बोला, आपको पता है नितेश आपकी बेटी को क्यों पास रखता है? वह उसे गलत नजर से देखता है और आपको जेल भेजने की धमकी देता है। अगर आप उसके खिलाफ शिकायत कर देते तो आपको बहुत पैसे मिल सकते हैं और आपका कर्ज भी खत्म हो जाएगा। नशे में डूबे प्रेमराज उसकी बातों में आ गए और एक कागज पर हस्ताक्षर कर दिए जो गौतमी ने उनके सामने रखा था। अगले दिन जब नितेश अपने दफ्तर में बैठा था तो उपांशु ने एक फाइल उसके सामने रखी और बोला, सर ये देखिए, चंचल के पिता ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आप उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। नितेश का चेहरा गुस्से से बदल गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? उपांशु ने कहा, इसमें उसके हस्ताक्षर भी हैं और ये भी लिखा है कि चंचल ने खुद बताया है कि आप उसे जबरदस्ती अपने पास रखते हैं। उसी समय चंचल मुस्कुराती हुई अंदर आई और उसके लिए कॉफी लाई। नितेश ने गुस्से में फाइल उसकी तरफ फेंक दी और बोला, ये क्या है चंचल? उसने कांपते हाथों से फाइल उठाई और जैसे ही पढ़ा उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये झूठ है, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। नितेश साहब मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझे कुछ नहीं पता। नितेश गुस्से में उसके पास आया और बोला, झूठ? मैंने तुम पर भरोसा किया, तुम्हारी बहन का इलाज करवाया और तुमने मेरे खिलाफ ये साजिश की ताकि कर्ज माफ हो जाए? चंचल रोते हुए बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह उसके पैरों के पास बैठ गई, लेकिन नितेश ने उसे दूर कर दिया और बोला, ये नाटक बंद करो, तुम भी अपने पापा की तरह धोखेबाज हो। उसने चेक बुक उठाई और एक चेक फाड़कर उसके सामने फेंक दिया। ये लो 16 लाख और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आज से तुम नौकरी से निकाली जाती हो। चंचल ने आंसू पोंछे और चेक उठाकर वापस मेज पर रख दिया और बोली, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। आपने मेरा नहीं बल्कि मेरे विश्वास का अपमान किया है। मैंने सोचा था आपके अंदर दिल है, लेकिन आप सिर्फ हिसाब जानते हैं।
वह बिना पीछे देखे चली गई। नितेश ने गुस्से में सब सामान फेंक दिया, लेकिन उसे खालीपन महसूस हो रहा था, जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। 3 दिन बीत गए। नितेश की जिंदगी जैसे रुक गई। उसे हर जगह चंचल की याद आ रही थी। तभी उसके पिता विकास शर्मा एक लिफाफा लेकर आए और बोले, ये चंचल छोड़कर गई है। नितेश ने खोला तो उसमें 16 लाख की रसीद और उसकी सारी बचत का हिसाब था। साथ में एक पत्र था जिसमें लिखा था, उसने पूरा कर्ज चुकता कर दिया है। ये पढ़कर नितेश को झटका लगा। फिर उसके पिता ने बताया कि गौतमी और अंबिका ने ये सब साजिश की थी। नितेश तुरंत गुस्से में वहां से निकला और चंचल के घर पहुंचा, लेकिन वहां निर्मता ने रोते हुए बताया, पुलिस प्रेमराज को पकड़कर ले गई है और चंचल उन्हें छुड़ाने गई है। नितेश तुरंत थाने पहुंचा, जहां चंचल रो रही थी और पुलिस से विनती कर रही थी। तभी नितेश ने जोर से कहा, ये मामला अभी खत्म करो। उसने पुलिस को आदेश दिया और प्रेमराज को छोड़ दिया गया। चंचल ने अपने पापा को संभाला और फिर नितेश की तरफ देखा और बोली, आपने ये क्यों किया? नितेश ने पछतावे से कहा, मुझे सब सच पता चल गया है। चंचल ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तो क्या आपको सच जानने के लिए सबूत चाहिए था? मेरी बात पर भरोसा नहीं था? नितेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। चंचल ने अपने पापा का हाथ कसकर पकड़ा और बोली, माफी? आपने मुझे और मेरे परिवार को बहुत दुख दिया है। क्या एक माफी सब ठीक कर सकती है? वह अपने पापा को लेकर थाने से बाहर निकलने लगी तो नितेश उसके पीछे भागा और बोला, चंचल, बारिश हो रही है, तुम इस हालत में कहाँ जाओगी? मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चंचल रुकी और मुड़कर उसकी आंखों में देखा और बोली, नितेश साहब, उस दिन आपने कहा था कि तुम्हारी सजा कुछ और होगी। आज मैं आपको आपकी सजा देती हूँ। मैं आपके 16 लाख वापस कर चुकी हूँ, लेकिन जो भरोसा आपने तोड़ा है उसे अब दुनिया की कोई दौलत वापस नहीं ला सकती। आज के बाद आप कभी मेरे सामने मत आइएगा। ये कहकर वह अपने पापा को लेकर एक रिक्शा में बैठ गई और चली गई। नितेश वहीं बारिश में भीगता खड़ा रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली गरीबी पैसे की नहीं, बल्कि किसी का विश्वास खो देने की होती है। उसने आसमान की ओर देखा, जहां बिजली चमक रही थी, और धीरे से बोला, मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा चंचल, चाहे मुझे खुद ही क्यों न बदलना पड़े। 1 महीना बीत गया। चंचल ने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी शुरू कर दी थी। अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने नितेश से हर तरह का संपर्क खत्म कर दिया। उसका पापा प्रेमराज अब एक सुधार केंद्र में था, जिसका इंतजाम नितेश ने चुपचाप किया था, ताकि वह शराब छोड़कर एक अच्छा इंसान बन सके। एक शाम जब चंचल स्कूल से घर लौटी तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर वही काली गाड़ी खड़ी है। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया और जैसे ही घर के अंदर गई, उसके कदम वहीं रुक गए। आंगन में नितेश बैठा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसके पापा विकास शर्मा और एक महिला थी, जिनकी आंखों में नितेश जैसी चमक थी। वह उसकी असली माँ इंदुमती थी, जिन्हें नितेश कई साल बाद वापस लाया था। चंचल को देखते ही नितेश खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा घमंड नहीं था, बल्कि उसमें सच्चाई और शांति थी। चंचल ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हालांकि उसकी आवाज में पहले जैसी कठोरता नहीं थी। नितेश के पापा आगे बढ़े और बोले, बेटी, हम यहाँ माफी मांगने और नई शुरुआत करने आए हैं। नितेश ने अपनी सारी गलतियां सुधार ली। उसने गौतमी और अंबिका को घर से अलग कर दिया और अपनी माँ को भी वापस ले आया। नितेश चुपचाप चंचल के पास आया। उसने एक छोटा सा डिब्बा निकाला और खोल कर दिखाया। इसमें वही सोने की बालियां थी जो चंचल ने अपनी माँ की निशानी के रूप में बेची थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने इन्हें ढूंढ लिया। तुमने कहा था कि कर्ज खत्म हो गया, लेकिन जब मैंने हिसाब किया तो समझ आया, मेरा असली कर्ज तो अब शुरू हुआ है। मेरी जिंदगी, मेरी खुशी, मेरा सुकून, सब कुछ तुम पर निर्भर है। चंचल ने बालियां देखी और फिर नितेश की तरफ देखा और बोली, मैंने आपसे कोई बदला नहीं मांगा था। नितेश ने कहा, मैं बदला नहीं दे रहा चंचल, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इतना कहकर वह सबके सामने उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुमने मुझे पत्थर से इंसान बना दिया। क्या तुम ऐसे इंसान को स्वीकार करोगी जो अभी भी सीख रहा है प्यार कैसे किया जाता है? चंचल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा उसकी बहनें हेमा, निर्मता, रंजीता दरवाजे के पीछे खड़ी मुस्कुरा रही हैं। उसे समझ आया कि नितेश ने सिर्फ उसके पापा का इलाज नहीं करवाया, बल्कि उसकी बहनों का दिल भी जीत लिया है। चंचल ने धीरे से सिर हिलाया और हाँ कह दिया। फिर जैसे सब कुछ बदल गया और शादी की तैयारी शुरू हो गई। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मंडप सजा हुआ था। चारों तरफ फूलों की खुशबू थी। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। चंचल ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी
और नितेश ने क्रीम रंग की शेरवानी पहनी थी। दोनों ने अग्नि के सामने 7 फेरे लिए और एक दूसरे को जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया। चंचल ने एक नज़र दूर खड़े अपने पापा प्रेमराज को देखा, जो साफ कपड़ों में स्वस्थ और खुश दिख रहे थे। फिर उसने नितेश की तरफ देखा, जो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसके लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज हो। शादी के बाद नितेश चंचल के पास आया और धीरे से उसके कान में बोला, याद है उस दिन मैंने कहा था कि तुम्हारी सजा कुछ और होगी? चंचल मुस्कुराई, बोली, हाँ याद है। नितेश ने उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखा, बोला, तुम्हारी सजा ये है, अब तुम्हें पूरी जिंदगी इस दिल में रहना होगा। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चंचल हंस पड़ी। चारों तरफ खुशियों का माहौल फैल गया। नितेश, जो पहले सिर्फ पैसे और फायदे की भाषा समझता था, आज प्यार के सामने अपना घमंड हारकर जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर चुका था। आसमान में चमकते तारे जैसे इस नए जोड़े को आशीर्वाद दे रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में आज नितेश बैठा चंचल का इंतजार कर रहा था। चंचल की बहनें उसे हंसते हुए उसके कमरे में जाने के लिए तैयार कर रही थी। आज मौसम भी बहुत सुहाना था। बाहर तेज बारिश हो रही थी और आज उनकी शादी की पहली रात थी। नितेश बेचैन दिल लिए बिस्तर पर बैठा था। उसने अपना दिल बहुत पहले ही चंचल को दे दिया था और आज वो पल आ गया था। वह खुद को संभाल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जैसे ही चंचल कमरे में आई तो वह कुछ पल उसे देखता ही रह गया और फिर उसे प्यार से अपने पास कर लिया। उसने चंचल को धीरे से बिस्तर पर बिठाया और करीब आकर उसके चेहरे को निहारने लगा। उसके स्पर्श में जल्दबाजी नहीं, बल्कि अपनापन और चाहत थी। चंचल भी उसके इस स्नेह में खोती चली गई। नितेश ने धीरे से कहा कि वो बस उसके करीब रहना चाहता है और उसे महसूस करना चाहता है। चंचल भी उसके सीने से लग गई। दोनों के बीच गहरा प्रेम और विश्वास था। कमरे में हल्की खामोशी, बाहर बारिश की आवाज। दोनों की धड़कनें एक साथ मिलकर एक खास एहसास बना रही थी। उस रात दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत प्यार और सम्मान के साथ की। इस तरह कई दिन बीत गए। हेमा ने ग्रेजुएशन के बाद नौकरी शुरू कर दी थी, लेकिन वह अब रोज देर से घर आने लगी थी। जब चंचल उससे पूछती तो वह कोई न कोई बहाना बना देती। एक दिन चंचल ने उसकी इस आदत को देखकर नितेश से मदद मांगी और कहा कि तुम्हें हेमा पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वो बहुत देर से घर आती है और एक दिन तो आई भी नहीं थी। नितेश ने अपने लोगों से पता करवाया तो उसे पता चला कि उसके सौतेला भाई गौतम हेमा से मिल रहा है। यह सुनकर नितेश हैरान रह गया, लेकिन जब पूरी जानकारी मिली तो पता चला दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब ये बात घर में पहुंची तो नितेश के पिता विकास शर्मा ने गौतम को बुलाकर कहा, अगर तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो छुपकर मिलने से कोई फायदा नहीं है, तुम उससे शादी कर सकते हो। ये सुनकर माहौल बदल गया और खुशी फैल गई। विकास शर्मा ने हेमा को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। गौतम और हेमा की पहली मुलाकात तब हुई थी जब गौतम अपने पिता को छोड़ने गया था और वहीं उसने पहली बार हेमा को देखा था। उसी दिन से दोनों के मन में एक अलग सा एहसास जागा और धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। फिर दोनों के बीच सच्चा प्यार हो गया। शुरुआत में गौतम की सोच ठीक नहीं थी, लेकिन समय के साथ उसे रिश्ते की सच्चाई समझ आई और वह बदल गया। अब वो हेमा के बिना नहीं रह सकता था। जल्दी ही दोनों की शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ करवाई गई और वे खुश रहने लगे। इधर गौतम की बहन नील की कहानी भी शुरू हुई। नील कॉलेज में पढ़ाई करती थी और वहीं उसकी मुलाकात एक सरल और समझदार लड़के से हुई। शुरुआत में दोनों की बातचीत सिर्फ पढ़ाई तक सीमित थी। वे लाइब्रेरी में साथ बैठते नोट्स समझा करते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में दोनों ने साथ काम किया और उसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए बहुत खास हैं। एक बारिश भरे दिन जब नील कॉलेज से बाहर निकली तो वह लड़का उसके पास आया और अपनी छतरी उसके साथ साझा की। उसी पल दोनों के दिल करीब आ गए। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। नील ने अपने परिवार को सब कुछ बता दिया। विकास शर्मा ने समझदारी से उस लड़के और उसके परिवार को जाना और फिर पूरे हिंदू रीति रिवाज से नील की शादी भी उसी लड़के से करवा दी। इस तरह परिवार में खुशियां बढ़ती चली गई। नितेश और चंचल अपने जीवन में खुश थे। गौतम और हेमा अपने रिश्ते में सच्चा प्रेम निभा रहे थे और नील भी अपने नए जीवन में खुश थी। विकास शर्मा अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चल रहे थे। नितेश की मां पहले से ही समझदार और स्नेही थी और अब अंबिका भी बदल चुकी थी। वह शांत रहने लगी थी और घर में किसी तरह का तनाव नहीं होने देती थी। इस तरह इस परिवार में खुशियां ही खुशियां फैल गई और हर रिश्ता प्यार और विश्वास से मजबूत हो गया। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहाँ कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते।
और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।